हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि लाइफ क्या है और लाइफ में रिप्रोडक्शन का क्या रोल है और किस प्रकार से हम रिप्रोडक्शन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले लाइफ के बारे में जानना ज़रूरी है। लाइफ क्या है, लाइफ स्पैन क्या है? वही पीरियड जो हमारा बर्थ से लेके डेथ तक चलता है। इस डेथ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। हमारा फीटस स्टेज, इन्फेंट स्टेज, चाइल्डहुड, हमारा एडल्टहुड, फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज, फिर फाइनली हमारा ओल्ड एज और फिर डेथ हो जाती है। तो इसी में एक स्टेज है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या काम है? रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है हमारे स्पीशीज़ का कंटिन्यूटी, इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे स्पीशीज़ को कंटिन्यू करना, जैसे ह्यूमन होमोसेपियंस ने, हमारे पेरेंट्स ने हमको जन्म दिया, तो हम अपने अगले जनरेशन को जन्म देंगे। ऐसे ही हमारे स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, हमारे जीन्स को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका अलग अलग लाइफ स्पैन है, तो लाइफ स्पैन का इन्फॉर्मेशन लास्ट में दिया जाएगा। अभी लाइफ स्पैन का आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, क्योंकि जो कौन से एनिमल का कितना लाइफ स्पैन है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि वो याद करने की चीज़ें, समझने की चीज़ें हम पहले कर लेते हैं, राइट। तो इस स्पैन की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसका कोई रिलेशन नहीं है साइज से। इट इज़ नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विथ साइज। क्यों भाई? जो बड़ा इंसान है, जो बड़ा जानवर है, उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगा। छोटे जानवर है वो जिंदा नहीं रह पाते होंगे, उनका लाइफ स्पैन भी छोटा होगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे दो सेम साइज के प्राणी, कौन से प्राणी? पैरट और क्रो। हमको लग रहा है कि ये दोनों की साइज तो सेम ही है, इन लोग लगभग सेम ही लाइफ स्पैन जीते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके लाइफ स्पैन में बहुत अंतर है। जहाँ क्रो 15 साल जीता है, 15 ईयर्स, वहीं पैरट, तोता, हमारा 140 साल जीता है, यानी 140 ईयर्स। इन दोनों के लाइफ स्पैन में कितना ज़्यादा अंतर है, लेकिन साइज़ में ज़रा सा भी नहीं, बराबर है दोनों के साइज़। इसीलिए ये क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक लाइफ स्पैन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? गेस करिए। राइट, यू आर राइट, स्पीशीज़। तो लाइफ स्पैन हमारा कौन डिसाइड कर रहा है? हमारे जीन्स, हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ना कि बाहरी फैक्टर्स। हम जहाँ रहते हैं वो जियोग्राफिकल एरिया भी हमारा लाइफ स्पैन डिसाइड कर सकता है, लेकिन सेम साइज़ के, सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले दो एनिमल्स के जो लाइफ स्पैन है वो डिसाइड कर रहा है क्या? उनके अंदर के जीन्स, उनके अंदर के जेनेटिक मेकअप, राइट। तो इतना तो हमें पता चल गया कि सेम साइज़ के दो प्राणी हो, एनिमल्स हो, उनके जो लाइफ स्पैन है वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं। अब एक और टर्म देखने को मिलेगा कि एवरेज लाइफ स्पैन। भाई एवरेज लाइफ स्पैन और लाइफ स्पैन में क्या अंतर हो सकता है? भाई दोनों तो सेम ही है। तो होमोसेपियंस मतलब इंसानों में क्या सभी इंसान सेम ही लाइफ जीते हैं? कोई 80 साल में मर रहा है तो कोई 60 साल में मर जा रहा है। इसीलिए तो एवरेज नंबर ऑफ एज, ये क्या? एवरेज नंबर ऑफ एज, एवरेज एज रीच्ड बाय मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़, या कह सकते हैं पॉपुलेशन, क्योंकि ह्यूमन एक पॉपुलेशन है, क्योंकि इसमें ह्यूमंस के, होमोसेपियंस में सब स्पीशीज़ नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट पॉपुलेशन है, इसलिए, राइट। तो एवरेज लाइफ स्पैन क्या है? एवरेज एज रीच्ड बाय मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। जैसे आपको एग्जांपल दें, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है। ए पर्सन, इसकी डेथ होती है 70 ईयर्स में, वही जो बी पर्सन है इसकी डेथ 40 ईयर्स में ही हो जा रही है, और वहीं जो सी पर्सन है उसकी डेथ सपोज 80 ईयर्स में हुई। इनका लाइफ स्पैन तो अलग अलग है, लेकिन जो एवरेज लाइफ स्पैन है, ऐसे पूरी पॉपुलेशन का निकाला जाए तो अगर ये तीन इंडिविजुअल मिलकर पॉपुलेशन बना रहे हैं तो इनका एवरेज लाइफ स्पैन क्या होगा? इसका मीन, यानी कि 70 + 40 + 80 डिवाइड बाय मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, क्या? नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज 3, 190 डिवाइड बाय 3, तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 63.333 समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली इसको 63 भी ले सकते हैं। तो वही हमने क्या देखा? लाइफ स्पैन एक एब्सोल्यूट नंबर हो सकता है, लेकिन जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो डेसिमल में या एब्सोल्यूट नंबर दोनों में हो सकता है। अब एक बहुत फेमस टर्म है जो ज़्यादातर हम न्यूज़ में सुनते हैं और पुराने साइंस की किताबों में सुनते हैं, वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, आप लोगों ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ आपने सुना होगा अपने एसएसटी के सब्जेक्ट में। तो ये क्या है? ये वो एज है जो, इट इज़ एज एट विच, क्या आप गैस कर सकते हैं? हाँ, आप लोगों में से आधे लोगों ने गैस सही किया होगा, यू आर राइट, दैट इज एज एट विच हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल सर्वाइव्स। अब कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आया होगा क्या बोल रही है टीचर, बताती हूँ। मतलब वो एज जिसमें हाफ पॉपुलेशन अभी भी जिंदा है, मतलब जैसे बर्थ और डेथ का साइकिल तो चलता रहता है, क्या पता आपका बर्थ हुआ तो कितने लोगों की मौत हो गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो एज है जिसमें हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी जिंदा है, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ ईयर्स कि कितने साल एक इंडिविजुअल, एक इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो जिंदा रहे, राइट। ये हमारा बेस्ड होता है हमारे एवरेज लाइफ स्पैन पे।
ठीक है। तो यही होता है एक तरह से हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जहाँ लाइफ स्पैन हमारा कैरेक्टरिस्टिक था स्पीशीज़ का, वहीं लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का। क्योंकि एक पॉपुलेशन में ही इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो कितने साल जिएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लाइफ स्पैन, जो बेस्ड होता है पॉपुलेशन पे, राइट। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के। रिप्रोडक्शन पे एक बहुत अच्छा सा स्पॉटलाइट डालेंगे। रिप्रोडक्शन इसका फंडामेंटल ये इसका काम क्या है, जैसे मैंने बताया, कंटिन्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट। अलग अलग स्पीशीज़ का कंटिन्यूटी के लिए रिप्रोडक्शन ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिससे वो अपने स्पीशीज़ को कंटिन्यूटी का इंश्योर कर सकता है। इसमें होता क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस। तो एग्जिस्टिंग वंस कौन से होते हैं, पेरेंट्स, ये है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। इनसे बनेंगे न्यू ऑर्गेनिज्म, इनको बोलेंगे ऑफस्प्रिंग। ये है साइंटिफिक वर्ड फॉर चिल्ड्रंस, इन्फेंट्स, राइट। मतलब कि इंसान के ही बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे एनिमल स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमेशा सबको पता है, हमारे शास्त्र वेद, हमारे सारे ग्रंथ यही बोलते हैं कि डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज श्योर। कोई भी इंसान इमोर्टल नहीं हो सकता, राइट। लेकिन साइंटिफिक टर्म्स में ऐसा कोई है जो इमोर्टल है, राइट। मतलब कि कोई भी उसके लाइफ में अननेचुरल डेथ ना हो, कोई भी इसे हम कह सकते हैं आपातकालीन मृत्यु ना हो, तो उसको बोलते हैं इमोर्टल, और वो है एकमात्र सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बाइनरी फिशन से पेरेंट ही खुद दो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाता है, दो से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे पेरेंट की खुद की जो इंडिविजुअलिटी है वो तो खत्म हो जाती है, बल्कि वो पेरेंट खुद डिवाइड होकर दो नया डॉटर या सेल्स दो नया डॉटर सेल्स बना देता है, जिससे पेरेंट्स तो गायब हो गए लेकिन दो नए सेल्स आ गए, राइट। तो ये ऑर्गेनिज्म है इमोर्टल। तो ये है एक्सेप्शंस इन साइंटिफिक टर्म, वरना रिसोर्स के ना होने पे या फिर कोई भी अननेचुरल डेथ इनकी भी हो सकती है, राइट। तो अब हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ लाइफ स्पैन। हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, किसी के भी साथ हम रह ले, वो जब मर जाएगा तो हम पता कर देंगे कि किसी कितनी लाइफ स्पैन है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये लाइफ स्पैन का एस्टिमेशन बहुत डिफिकल्ट होता है वाइल्ड एनिमल्स के साथ। आप रहोगे वाइल्ड एनिमल के साथ नहीं ना, और आप उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो आपके साथ इधर ही रहे और इधर से दूर ना जाए, राइट। तो उनके जो मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि वो उसका लाइफ स्पैन कितना होगा या फिर और कितना जिएगा। उसके लिए है बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़। तो वो डिफ़िकल्टी क्या है, फर्स्ट इनमें जो साइंस है एक्सटर्नल ओल्ड एज की, सेनिलिटी की। सेनिलिटी क्या है, जो सेनेसेंस में जहाँ से हम में क्या होता है, हम में बुढ़ापे में झुर्रियाँ आ जाती है, उठने में चलने में दिक्कतें होती हैं, जॉइंट्स पेन होना चालू हो जाते हैं। तो ये है हमारे साइंस की, हम बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन उनमें नहीं होता ऐसा, उनमें कुछ और होता है जो डिटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कम होते हैं, यानी सेल्डम साइंस ऑफ सेनिलिटी कि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और वापस वीडियो देख के अच्छे से नोट भी बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, राइट। अब वाइल्ड एनिमल्स में, वाइल्ड एनवायरमेंट में रहते हैं, उनमें नेचुरल डेथ बहुत रेयर है। जैसे डियर, उसकी नेचुरल डेथ होने से पहले ही उसको लायन खा जाता है। हमको कैसे पता चलेगा डियर कितने साल जीता है। और लायन भी अगर उसको प्रॉपर खाना न मिले, वो हो सकता है अननेचुरल डेथ उसकी भी हो सकती है भूख से, राइट। ऐसे ही नेचुरल डेथ बहुत ही रेयर होता है, रेयरली नेचुरल डेथ। ना थर्ड पॉइंट, इनमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होता है। मोर्टेलिटी मतलब डेथ, फैटेलिटी मतलब बर्थ, राइट। तो ये चीज़ हम दिमाग में रख सकते हैं कि मोर्टेलिटी मतलब डेथ, तो हाई डेथ रेट। और इनके जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो भी इनको पूरा कैपेसिटी ही नहीं देते हैं कि अपने लाइफ में ख़त्म कर सकें या अपने पूरे एज को जी सकें। बैड वेदर, खराब एक्सीडेंट, कंपटीशन। आप सोच रहे होंगे कंपटीशन की लाइफ तो हम कर रहे हैं, ये एनिमल्स को कौन सा कंपटीशन है भाई। इनको भी कंपटीशन होता है, खाने के लिए, शेल्टर के लिए, जगह के लिए, तो इनके पास भी कंपटीशन होता है, राइट। और जीने के लिए ही उनका कंपटीशन चलता रहता है ज़िंदगी भर। हमारी जैसी किस्मत नहीं है उनकी कि हम आराम से खाते रहे, जीते रहे और पढ़ाई करके ज्ञान बढ़ाएं। ऐसी किस्मत तो नहीं है उनको, जो जीने के लिए हमें कंपटीशन करना ही पड़ता है। अब सबसे ज़्यादा हमको फिर लाइफ स्पैन का इन्फो मिला कहाँ से, हमको पता कैसे चला कि लायन तो इतने साल जीता है, घोड़ा इतने साल जीता है, गाय इतने साल जीती है। तो ये हमको पता चला जू से, जू। तो ये देता है हमको मोस्ट रिलायबल इन्फो अबाउट व्हाट लाइफ स्पैन। आपको भी ऐसे ही टुकड़ियों में ही अपनी नोट्स बनाने हैं, जिससे आपको याद होने में भी परेशानी नहीं होगी और आपको देख के घबराहट भी नहीं होगी, इतना सारा पढ़ना है, राइट। तो आपके लिए एक छोटा सा काम है, आपको पता करके जाना है कि कौन से इंडिविजुअल ह्यूमंस में अब तक सबसे ज़्यादा साल जी चुका है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन अभी तक किसकी हुई है। ये आपको लेना है सबसे करंट इन्फॉर्मेशन, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट्स में, राइट। और जहाँ तक हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, और जहाँ हम बात कर रहे थे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो वहीं पे एक चीज़ है कि
हमारे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी बड़ी है? 2001 के टाइम जब फर्स्ट सेंसस हुआ था तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 65, और 2011 के टाइम जब सेकंड सेंसस हुआ तब थी 67, मतलब 2 साल बढ़ गई। अब वहीं दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो यूएस में है 78, और जापान, ये आपके लिए बहुत अच्छा हिंट है, आपको जवाब देने में आसानी होगी। इधर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 81 ईयर्स। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 81 ईयर्स जिएंगे ही जिएंगे? इंडिया में तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन वहाँ पे 81 ईयर्स आप जी सकते हैं अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये तो बात थी इंडिया की, ये यूएस और ये जापान, राइट। आपको एक फैक्ट बताऊँ, फैक्ट ये है कि फीटस में यानी वूम्ब में जहाँ पे हम रहते हैं 9 महीना, वहाँ पे बॉयज़ का मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होता है गर्ल्स से। मतलब अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके वूम्ब में एक बॉय है और एक गर्ल है, तो उसमें से उसके बच्चे के ज़िंदा रहने की जो पॉसिबिलिटी है वो गर्ल्स में ज़्यादा होती है। बॉयज़ वूम्ब में ज़िंदा उतना नहीं रह पाते हैं जितना गर्ल्स रह पाती हैं। एक फैक्ट है, ये बॉडी का एक नेचर है, जीन्स का एक नेचर है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, राइट। एक फैक्ट है, वही हिपोक्रिटिकली हम देख सकते हैं कि फीमेल फिटिसाइड ज़्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं। फैक्ट तो यही है कि बॉयज़ की मोर्टालिटी रेट MR ज़्यादा होती है, यानी फीमेल जितना कंसीव करती है और उसमें से जो फीटस में पॉसिबिलिटी होती है उसके बचने की, वो गर्ल्स में ज़्यादा होती है, राइट। यहाँ तक कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात होती है, लाइफ स्पैन की बात होती है, वो गर्ल्स की ज़्यादा होती है, गर्ल्स से बॉयज़ की बात है, फीमेल की ज़्यादा होती है देन मेल। मतलब 90% जो भी ओल्ड एज है और वुमेंस, इसके बहुत सारे एक्सपेक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, वो आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। अब मैंने आपको जस्ट फैक्ट बता दिया, दिस इज फैक्ट। प्रोडक्शन और क्या क्या कर रहा है, तो फंक्शन है इसका, ये रिप्लेस कर रहा है एज्ड इंडिविजुअल्स, एज्ड डाइंग इंडिविजुअल्स को। सेकंड, ये उस इंडिविजुअल को भी रिप्लेस कर रहा है जो ओल्ड एज भी हैं और जो डाई कर गए हैं, जो मर गए हैं ड्यू टू प्रीडेशन या डिजीज़। डेथ कहीं भी और कभी भी आ सकती है। एनिमल्स में प्रीडेशन डिजीज़ दोनों, हमें डिजीज़, बीमारी से ही ज़्यादातर लोग मरते हैं, राइट। और इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमारा इंट्रोड्यूस कर रहा है वेरिएशन। और वेरिएशन क्या करता है, वेरिएशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एसेंशियल होता है फॉर अडेप्टेबिलिटी एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसका पूरा भावार्थ आप समझेंगे 12th के पूरे सिलेबस खत्म होने के बाद, ऑलमोस्ट हाफ में भी समझ जाएंगे, लेकिन आप वेरिएशन को सबसे अच्छा लास्ट में ही समझ पाएंगे। ये थी फंक्शन। अब इसके फीचर्स की बात करें, बेसिक होता क्या है रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट, अगर आपको रिप्रोडक्शन करना है उसके लिए सबसे पहले आपको इंडिविजुअल बनाने के लिए उसके लिए चाहिए आपको जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए आपको अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना होगा, राइट। सबसे पहले है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, राइट। सेकेंड, डिवीजन, अपने सेल्स को अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने के बाद अपने सेल्स को डिवाइड करना है आपको, डिवीजन ऑफ सेल्स। और इसके दो मेथड्स हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वली डिवाइड हो जाते हैं माइटोसिस में दोनों डॉटर में, और मियोसिस में इक्वल डिवाइड तो होते हैं लेकिन हाफ हो जाते हैं। और यही एकमात्र मियोसिस है जिससे वेरिएशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन इंट्रोड्यूस होता है इंडिविजुअल में। और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में पेरेंट और ऑफस्प्रिंग कभी भी सेम नहीं होते हैं, वही माइटोसिस में हमेशा सेम होते हैं, क्लोन्स होते हैं। इसके बारे में अभी और आगे पढ़ेंगे, तो धैर्य रखिए। और सेल्स तो बना लिया हमने, अब हमें क्या करना है, ग्रोथ। रिप्रोडक्शन के पहले सबसे पहले ग्रोथ ही होता है, राइट। तो ग्रोथ में क्या होगा, अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस, और ग्रोथ में डीएनए एप्लीकेशन भी आता है। तो ये नहीं सोचेंगे डीएनए एप्लीकेशन सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। डीएनए एप्लीकेशन हमारे प्रोटीन्स, हमारे एमआरएनए बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे सेलुलर अपैरेटस भी बनेंगे ग्रोथ में। ग्रोथ एक बहुत इलॉबरेट प्रोसेस है, इसमें बहुत कुछ होता है। और ये इनमें से जैसे एग्जाम्पल जैसे प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस, डीएनए एप्लीकेशन, सेलुलर अपैरेटस फॉर्मेशन, ठीक है ये। और लास्ट में खुद को रिप्रोडक्टिवली एबल बनाने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर्मेशन। तो स्पेशलाइज भी हो सकता है, जैसे हम में ओवरी एंड टेस्टिस, और अनस्पेशलाइज भी हो सकता है जिनमें स्पेशल सेक्स ऑर्गन की ज़रूरत ना हो, राइट। और रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन होने के बाद इनका भी इलेबोरेशन और ग्रोथ होगा। उसके बाद वापस ये साइकिल रिपीट होगा, फिर से प्रोडक्शन होगा, फिर से जीन रेप्लिकेशन होगा, फिर से और नए दूसरे जनरेशन के ऑफस्प्रिंग आएंगे, और फिर से उनमें भी ये साइकिल रिपीट होगा। और ये रिपीट होते होते यही आगे स्पीशीज़ को कंटिन्यू करेगा।
ये वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत अच्छे से, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, विद एग्जांपल्स जो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, अगली वीडियो में मिलेंगे।